नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता से संबंधित जो निबंध है उसी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th और क्लास 12th के हिंदी परीक्षा में कई बार राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़े जो निबंध है वो पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़े जो निबंध है उसे समझना बहुत ही आवश्यक होगा। दोस्तों, जब आप लोग राष्ट्रीय एकता और अखंडता से संबंधित जो निबंध है उसके बारे में समझ जाइएगा, इससे अच्छे तरीके से परिचित हो जाइएगा, तो आप लोग अपने समझ और ज्ञान से राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़े निबंध को अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास हेडिंग में है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मतलब क्या होता है। जब आप सभी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बारे में जान जाइएगा, इसके परिभाषा से परिचित हो जाइएगा, इसको अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, तो दोस्तों आप लोग स्वयं ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता से संबंधित जो निबंध है उसे आप लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय एकता को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय एकता में जो राष्ट्रीय है इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय का मतलब हुआ राष्ट्र। राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय का मतलब हुआ राष्ट्र। और जो राष्ट्र होता है वो किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों देश से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो देश से संबंधित होता है। ठीक है, हमारी पहचान से संबंधित होता है। कौन? तो राष्ट्र। और यहाँ पर दोस्तों क्या है? यहाँ पर है एकता। एकता का मतलब क्या हुआ? एकता का मतलब होता है संगठन। एकता का जो मतलब होता है वो होता है बाबू संगठन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, जब देश में संगठन होता है, जब देश में संगठन होता है तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को राष्ट्रीय एकता कहा जाता है। और देश में संगठित कुल जितने भी लोग होते हैं उनकी पहचान ना ही धर्म के आधार पर होती है, ना ही जाति के आधार पर होती है, ना ही पेशा के आधार पर होती है, ना ही भाषा के आधार पर होती है, और ना ही उनके क्षेत्र या फिर संस्कृति के आधार पर होती है। उनकी पहचान किस आधार पर होती है? तो दोस्तों देश के आधार पर होती है। देश के आधार पर ही उनकी पहचान होती है। हमारा जो देश है वो कौन सा देश है? हमारा देश है दोस्तों भारत है। और भारत देश के आधार पर ही हमारी जो पहचान है वो दोस्तों होती है। अर्थात हम ना ही हिंदू के नाम से जाने जाते हैं, ना ही इस्लाम के नाम से जाने जाते हैं, ना ही सिख के नाम से जाने जाते हैं, और ना ही दोस्तों हम लोग ईसाई के नाम से जाने जाते हैं। हम जाने जाते हैं भारतीय के नाम से। किस नाम से? भारतीय के नाम से जाने जाते हैं। जब एक देश के अंदर, जब भी एक देश के अंदर विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न दोस्तों जात पात, विभिन्न भाषा और विभिन्न परंपराओं से जुड़े हुए लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे का संबंध बनाकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, तो दोस्तों उसी स्वरूप को कहा जाता है राष्ट्रीय एकता। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय एकता। क्योंकि ये सभी लोग दोस्तों एक देश के अंदर रह रहे हैं। ये सभी लोग एक देश के अंदर ही अपने जात पात, धर्म, भाषा, ऊंच नीच के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे के साथ इंसानियत के नाते जुड़कर रह रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे इनके एकता को कौन सा एकता? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता। बात आ रही है समझ में? यहाँ पर राष्ट्रीय एकता का संबंध बिल्कुल भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति या फिर परंपरा से नहीं है, उनके सम्मान से है। ठीक है, हमारे देश में हालांकि दोस्तों विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति या फिर परंपराओं से जुड़े हुए लोग रहते हैं, लेकिन हम इनके परंपराओं को, इनके भाषाओं को, इनके धर्मों को बिल्कुल भी अनादर नहीं करते हैं, बल्कि हम इनका आदर करते हैं, इनका हम सम्मान करते हैं। और सम्मान करते हुए दोस्तों हम एक दूसरे को बताते हैं कि हम ना ही हिंदू हैं ना ही इस्लाम है, हम अपने धर्म के लिए हिंदू हैं, हम
हम अपने जात के लिए कुछ और हैं, हम अपने भाषा के लिए, हम भले अपने भाषा के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारी पहचान आएगी राष्ट्रीय स्तर पर, अगर हमारी पहचान आएगी राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमारी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होगी कैसे? तो भारतीय। कैसी होगी? भारतीय। ना कि होगी हिंदू, ना कि होगी मुसलमान, और ना ही कोई और जात का होगा, और ना ही कोई और धर्म का होगा। बात है समझ में? तो दोस्तों उसी को कहा जाता है क्या? उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय एकता। आप सभी यहाँ पर समझ सकते हैं। इसमें बोला गया है भारत एक विशाल देश है। आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत देश है वो एक बहुत ही बड़ा विशाल देश है, एक बहुत ही बड़ा विस्तृत देश है। हमारे भारत देश का जो भूभाग है वो बहुत ही बाबू क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है जहां अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और परंपराएं पाई जाती है। आप हमारे भारत देश में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हुए लोग के देखते होंगे। ये सभी लोग हमारे भारत देश में रहते हैं बिना किसी दोस्तों क्रांति के, बिना किसी झगड़ा के, बिना किसी आक्रोश के, बिना किसी विवाद के। ये सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर दोस्तों भाईचारे का संबंध बनाकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम का संबंध बनाकर रहते हैं। बात आया समझ में? इतनी विविधताओं के बावजूद जब पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा होता है तो उसे ही राष्ट्रीय एकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे ही राष्ट्रीय एकता कहा जाता है, क्योंकि ये सभी किस आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनकी जो पहचान है वो किस आधार पर है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आधार पर है इनकी पहचान। कौन सा? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान है भारतीय। कौन सी पहचान है? तो दोस्तों भारतीय। बात आया समझ में? आगे कहा गया है और जब देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं और देश विभाजन या टुकड़े टुकड़े होने से बचा रहता है तो उसे ही राष्ट्रीय अखंडता कहते हैं। जब हमारा देश धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, संस्कृति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या फिर परंपरा के आधार पर बिल्कुल भी नहीं बंटता, बिल्कुल भी नहीं टूटता, तो दोस्तों इसी को अखंडता कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसी को अखंडता कहा जाता है। और जो हमारा भारत देश है वो एक अखंड देश है, वो एक अखंडता को स्वरूप को प्रदर्शित करने वाला देश है, क्योंकि हमारे देश की किसी भी सीमा में कोई भी अलगाववाद का स्वरूप देखा नहीं गया है। हमारे देश में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी दोस्तों प्रांत हैं, जितने भी राज्य हैं, ये सभी राज्य हमारे देश से ही जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल भी हमारे देश से अलग नहीं है, हमारे देश से बिल्कुल भी विभक्त नहीं हुए हैं। हमारे देश की जो सीमाएं हैं इन सीमाओं पर कोई भी दोस्तों क्षति नहीं हुई है, इन सीमाओं पर कोई भी अलगाववाद नहीं देखा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश अखंडता के स्वरूप को प्रकट करता है। अखंडता कहने का मतलब हमारा भारत देश बिल्कुल भी खंडन जो स्वरूप है उसको व्यक्त नहीं करता। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय अखंडता। हमारे भारत देश को कोई भी बाबू धर्म, जाति या फिर भाषा के नाम पर तोड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे भारत देश के लोग बिल्कुल भी तोड़ने ही नहीं देंगे हमारे इस देश को, हमारे इस देश को अलग होने ही नहीं देंगे एक दूसरे से, क्योंकि हम सभी क्या हैं? हम सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हम सभी भारतीय हैं। ठीक है, और जब हम सभी भारतीय हैं तो एक भारतवासी कभी भी, एक भारतीय नागरिक कभी भी अपने देश को बंटने नहीं देगा, अपने देश को टूटने नहीं देगा। बात आया समझ में? जिसके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम नहीं होता, जो अपने देश से प्रेम नहीं करता, जो अपने देश के लोगों से प्रेम नहीं करता, अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करता, अपने राष्ट्र के मिट्टी से प्रेम नहीं करता, वही अपने देश को तोड़ने का प्रयास करेगा, वही इस देश को खंडित करने का प्रयास करेगा। उसके प्रयास करने के बावजूद भी हमारा जो देश होगा वो टूट नहीं सकता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे दोस्तों आदर्शवादी लोग हैं, ऐसे ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं जो जान दे देंगे लेकिन हमारे देश को कभी बंटने नहीं देंगे, हमारे देश को कभी टूटने नहीं देंगे। बात है समझ में? अभी दोस्तों फिलहाल में ही हमारे देश को तोड़ने का प्रयास किया गया था। आप सभी को पता है दोस्तों कि अभी फिलहाल में ही घटना हुआ था कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में। कश्मीर के
पहलगाम क्षेत्र में धर्म के नाम पर दोस्तों हमारे देश को तोड़ने का प्रयास किया गया था। धर्म पूछकर निर्दोष लोगों की जान ली गई थी। धर्म पूछकर बहुत सारे बेटियों को विधवा कर दिया गया था। दोस्तों जब उन्होंने धर्म पूछकर निर्दोष लोगों की हत्या की थी, निर्दोष लोगों की जान ली थी, तो इससे दोस्तों क्या होगा देश में, आप ही बताइए। इससे हमारे देश में क्या होगा कि दोस्तों इससे हमारे देश में हिंसा फैलेगा। ठीक है, धर्म के नाम पर क्या होगा, धर्म के नाम पर हिंसा फैलेगा। उन्होंने धर्म पूछा था क्या, उन्होंने धर्म पूछा था कि क्या आप मुसलमान हो। उन्होंने यही ना पूछा था, क्या आप मुसलमान हो। अगर वो बताता कि हम मुसलमान हैं, अगर वो कलमा पढ़ता, अगर उसने कहा था ना कलमा पढ़ो, वो कलमा पढ़ देता, अगर बाबू जो उसकी रीति थी शरीर की, उन्होंने पैंट खोलकर देखा था ना कि ये मुसलमान से अपना संबंध रखता है या फिर नहीं रखता है, अगर बाबू वो मुसलमान के रीति रिवाजों से जुड़ा रहता, उसका शरीर मुसलमान के परंपराओं से जुड़ा रहता, तो शायद ये आतंकवादी उसे छोड़ देते। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ये आतंकवादी उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था, उन्हें मारना और मारकर धर्म बताना। धर्म बताना इसलिए दोस्तों उन्होंने जरूरी समझा ताकि धर्म के नाम पर हमारे देश के जो हिंदू और मुसलमान भाई हैं वो एक दूसरे के साथ नफरत करना शुरू कर दे, एक दूसरे के साथ हिंसा करना शुरू कर दे। धर्म के नाम पर ही हमारे देश में हिंसक प्रतिक्रिया शुरू हो जाए। हमारे देश में संप्रदाय के नाम पर दोस्तों जो संप्रदाय के नाम पर जो घटना है वो शुरू हो जाए, जो दंगा है वो शुरू हो जाए और देश के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ही क्या करें, लड़ाई झगड़ा करें और कट मर कर मर जाएं। बात आया समझ में। ये दोस्तों था उनका मिशन। किनका मिशन? आतंकवादियों का मिशन। आतंकवादियों ने दोस्तों ये काम किया था, उनका ये एक साजिश था। उन्होंने साजिश रचकर ही ये सारी क्रियाएं की थी ताकि हमारे देश की जो अखंडता हो वो टूट सके। लेकिन हमारे देश के बहुत से ऐसे मुसलमान भाई हैं, बहुत से ऐसे हिंदू भाई हैं जो हमारे देश को बिल्कुल भी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं बल्कि वो हमारे देश के भारतवासी हैं। जो मुसलमान भाई हैं वो जानते हैं कि हमारे देश के जो हिंदू भाई हैं या फिर हमारे देश के जो ईसाई क्षेत्र से संबंधित, ईसाई धर्म से संबंधित जो लोग हैं वो भारतवासी है और भारतवासी हमारा परिवार है, ना कि हमारा दुश्मन है। हम कभी भी अपने परिवार से लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, उनसे हम दुश्मनी नहीं करेंगे किसी दूसरे के बहकावे में। बात आया समझ में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों हमारे देश को तोड़ने का प्रयास किया, हमारे देश को खंडित करने का प्रयास किया ताकि हमारा देश कमजोर हो जाए, हमारा देश टूट जाए, हमारा देश धर्म के नाम पर बट जाए, संप्रदाय के नाम पर टूट जाए, हमारी देश की जो सीमाएं हैं वो बाबू टूटकर अलग हो जाए। ये दोस्तों उनका मिशन था। उनका मिशन इसलिए दोस्तों ये था ताकि दोस्तों वो क्या कर सके कि हमारे देश को तोड़कर, हमारे देश को तोड़कर हमारे देश के अखंडता को नष्ट करके हमारे देश को कमजोर कर दे। और जब हमारा देश कमजोर हो जाएगा तो वो हमारे देश पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे और हमारे देश पर आक्रमण करके हमारे देश पर दोस्तों वो अपना अधिकार जमा लेंगे। बात है समझ में। लेकिन कभी भी हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न भाषाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। आतंकवादियों का जो सपना है, पाकिस्तानियों का जो सपना है, वो कभी भी ऐसा पूरा नहीं होगा कि वो हमारे देश में आकर यहाँ पर शासन करे, हमारे देश पर वो कब्जा करे। कभी भी हमारा देश जो होगा वो टूट नहीं सकता है, क्योंकि एक मुसलमान भाई नहीं दोस्तों हिंदू भाइयों की रक्षा में अपनी जान गंवा दी थी। वो अपने माता पिता के एक ही बेटे थे। उन्होंने क्या किया था कि बाबू जब उन्होंने देखा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू भाइयों पर गोली चलाया, उन पर उन्होंने हमला किया, तो वो क्या किया कि उनकी रक्षा के लिए गए। और रक्षा के लिए जब गए उन्होंने आतंकवादियों से बंदूक को छीना, तो दोस्तों आतंकवादियों ने क्या किया कि उन्हें भी मार दिया। दोस्तों अगर आतंकवादियों को मुसलमान से प्रेम होता, अगर उन्हें अपने धर्म से प्रेम होता, तो क्या उन्हें मारते हैं? आप ही बताइए। वो तो मुसलमान थे। अरे हालांकि उन्होंने जितने भी निर्दोष लोगों को मारा था वे सभी हिंदू थे। आतंकवादियों ने जितने भी निर्दोष लोगों को मारा था वो हिंदू थे। चलो भाई, हिंदुओं को मार दिया तो मुसलमान को छोड़ना चाहिए था, क्योंकि वो तो मुसलमान थे। लेकिन उसने मुसलमान को भी नहीं छोड़ा, हमारे मुसलमान भाई को भी उसने नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा, उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर दी। तो यहां पर सीधा सीधा दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उनका बस एक ही मकसद
मकसद था हमारे देश को तोड़ना। बात आया समझ में? तो कभी भी हमें अपने देश को टूटने नहीं देना है, हमें अपने देश को बंटने नहीं देना है, अपने इस देश को खंडित होने नहीं देना है। बात आया समझ में? हमें दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करना है, दूसरे धर्म की भाषा का सम्मान करना है। जो दूसरा भाषा है, जो अन्य भाषा है, अन्य भाषा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका हमें सम्मान करना है, ना कि उनको हमें नीचा दिखाना है, ना कि हमें उन्हें दोस्तों ना कि हमें उनके भाषा का निंदा करना है, उनके धर्म का हमें निंदा करना है। ऐसा काम बिल्कुल भी करना नहीं है। बात आया समझ में? अगर हमारे देश के परिवार में दोस्तों निंदा होगा, हमारे देश के परिवार के सदस्य ही एक दूसरे को देखकर जलेंगे, एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करेंगे, एक दूसरे में बाबूहीनता का भाव रखेंगे, एक दूसरे में ऊंच नीच का भाव रखेंगे, तो हमारा देश बिल्कुल भी संगठित नहीं हो पाएगा, संगठन में नहीं रह पाएगा। और जब हमारा देश संगठन में नहीं रह पाएगा तो हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा। विकसित ना होने के कारण हमारा देश बिल्कुल भी समृद्ध नहीं बन सकता है। इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी, और अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण हमारा जो देश होगा वो बाबू टूट जाएगा। बात आया समझ में? तो आपने यहाँ पर समझा कि जो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता है वो क्या होता है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता के बारे में समझाया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला जा रहा है राष्ट्रीय एकता का अर्थ है। अब यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय एकता के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आप सभी को राष्ट्रीय एकता का जो अर्थ है वो बता चुका है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ ही होता है राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा के लोगों का एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। इसी को कहते हैं राष्ट्रीय एकता का अर्थ, राष्ट्रीय एकता की वास्तविकता। बात आया समझ में? इसमें बोला जा रहा है राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है देश के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम, भाईचारे और सहयोग की भावना से मिलकर रहें, चाहे उनका धर्म, जाति या भाषा कुछ भी क्यों न हो। हमें बिल्कुल भी भाषा को लेकर एक दूसरे से बाबू अलगाववाद की जो प्रक्रिया है वो नहीं करनी है। हमें बाबू ऐसा नहीं करना है कि हमारा भाषा हिंदी, हमारी जो भाषा है वो हिंदी है और दूसरे लोगों का या फिर दूसरे क्षेत्र के, हमारे भारत देश के दूसरे क्षेत्र के लोगों की जो भाषा है वो तेलुगु है, वो कन्नड़ है, वो मलयालम है, या फिर सिंधी है, या फिर कोई और भाषा है। हमें बिल्कुल भी भाषा के आधार पर अपने लोगों के साथ बिल्कुल भी मतभेद नहीं करना है, बिल्कुल भी अलगाववाद की जो भावना है उसे उत्पन्न नहीं करना है। कभी भी हमें दोस्तों अपने इस देश में धर्म को लेकर, धर्म से जुड़े हुए जो परंपरा है उसको लेकर, सांस्कृतिक जो साहित्य है उसको लेकर बिल्कुल भी अपने इस देश में मतभेद नहीं करना है। बात आया समझ में? आपका अगर धर्म हिंदू है, ठीक है, अगर हमारा धर्म हिंदू है तो बाबू हम अगर अपने धर्म को उच्च मानते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, तो हमारा धर्म ही सिखाता है, हमारा धर्म ही हमें सिखाता है कि हमें कभी भी दूसरे के धर्म को बिल्कुल भी अपमानित नहीं करना चाहिए। हमारा जो हिंदू धर्म है वो हमारा धर्म ही सिखाता है बाबू कि हमें दूसरे के धर्म को बिल्कुल भी अपमानित नहीं करना चाहिए, उनका बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। हम मानते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। अगर आप मानते हो कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है तो बाबू आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल भी अपमानित ना करें, उनके धर्म को आप नीचा ना दिखाएं। अगर इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म ऊंचा है, तो वो किसी दूसरे धर्म के लोगों को नीचा ना दिखाएं, उन्हें अपमानित ना करें, उनके धर्म को बिल्कुल भी ऐसा ना कहें जिससे कि उनको दुख पहुंचे, बल्कि दोस्तों क्या करें कि वो दूसरे के धर्म का सम्मान करें, उनका आदर करें। विभिन्न धर्मों के विभिन्न धर्मों के लोग जब एक दूसरे को बाबू प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देंगे, विभिन्न धर्मों के लोग जब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के भाषा का सम्मान करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के परंपराओं का सम्मान करना शुरू कर देंगे, तो दोस्तों कभी भी हमारे देश में धर्म, जाति, भाषा या फिर क्षेत्र के आधार पर कोई भी विद्रोह नहीं होगा, कोई भी लड़ाई झगड़ा या फिर कोई भी दंगा नहीं होगा। बात आया समझ
समझ में, हिंदू घर की अगर कोई बेटी हो तो उसे भी हमें बहन के रूप में ही देखना चाहिए, या फिर अगर मुसलमान घर की कोई बेटी हो, इस्लाम धर्म की या फिर ईसाई या फिर दोस्तों किसी भी अन्य धर्म की, बौद्ध धर्म की, कोई भी अगर बाबू किसी भी धर्म से जुड़े हुए हमारे भारत देश की कोई अगर बेटी हो तो हमें कभी भी उसे ऐसे नज़र से नहीं देखना चाहिए ताकि वो अपने आप को ऐसा महसूस करे कि हम असुरक्षित हैं। वो लड़की अपने आप को ऐसा ना महसूस करे कि हम असुरक्षित हैं। ठीक है, अगर मुसलमान धर्म की वो लड़की है तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल भी धर्म नहीं देखना है। हम वहाँ पर ये ना देखें कि अरे भाई वहाँ पर तो मुसलमान धर्म की लड़की है, हम क्यों मुसलमान की हेल्प करें। हमें बिल्कुल भी मुसलमान धर्म का हेल्प नहीं करना है, हम तो भैया हिंदू धर्म की लड़की का हेल्प करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। वो हमारा सदस्य है, वो हमारे परिवार का सदस्य है। बात आया समझ में, वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारी बेटी जैसी है। किसी की भी परिवार की वो बेटी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दे। अगर कोई टेम्पू वाला है, कोई टेम्पू वाला अगर अपने टेम्पू में सवारी को बैठाता है, किसी परिवार के सदस्य को बैठाता है या किसी परिवार की बेटी को बैठाता है, तो वो बिल्कुल भी उसके धर्म को ना देखे, उसके जात को ना देखे, उसके पात को ना देखे, उसके भाषा को ना देखे, उसको वो सही सलामत उसके घर पहुंचा दे। तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों हमारे देश में प्रेम बढ़ेगा, इससे हमारे देश में भाईचारा बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति का बाबू, अगर किसी व्यक्ति का रोड पर एक्सीडेंट हो गया है तो क्या वहाँ पर हम सभी ये सोचेंगे या फिर हम ये देखेंगे कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वो व्यक्ति कैसा है। ठीक है, जो मानकर चलते हैं कि एक हिंदू व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों कि सड़क दुर्घटना के कारण एक हिंदू व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, तो हिंदू भाई क्या करेंगे कि ये सोचेंगे कि अरे भाई ये तो हिंदू है, चलो इसको हम हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। लेकिन मान लेते हैं दोस्तों कुछ देर के लिए कि आसपास कोई भी हिंदू भाई नहीं है, दो मुसलमान भाई उस वहां से गुजर रहे हैं और उनकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो क्या वो व्यक्ति को बाबू देखेंगे और जो मुसलमान भाई है दोनों को दोनों, वो क्या उस व्यक्ति की जांच पड़ताल करेंगे कि वो हिंदू है कि वो मुसलमान है? ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनके अंदर इंसानियत की भावना होगी, उनके अंदर मानवता की भावना होगी। अगर वो अपने देश से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले उनका एक ही कर्तव्य बनेगा, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना, ना कि उसकी भाषा का पहचान करना, ना कि उसके धर्म का पहचान करना, ना कि उसके जाति का पहचान करना। बात है समझ में। वो दोनों मुसलमान भाई क्या करेंगे कि उस व्यक्ति को उठाकर जल्दी से दोस्तों उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर उसके परिवार वाले को बुलाएंगे और परिवार वाले को बुलाकर उसको उसकी जिम्मेवारी दे देंगे ताकि दोस्तों उसकी जान बच सके। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा देगा तो उसकी जान बच जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल भी हमें धर्म जाति नहीं देखना है। बात है समझ में दोस्तों। अगर कोई रोगी होता है, वो बीमार हो जाता है, कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है, कोई रोगी और जाता है डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए, तो क्या हम डॉक्टर से उसका धर्म पूछते हैं? आप ही बताइए। हम डॉक्टर से उसका धर्म पूछते हैं? कोई किसी भी रोगी का मानकर चलते हैं हालत बहुत ही गंभीर है, बहुत ही उसकी हालत बाबू सीरियस है, ठीक है, उसे किसी भी तरीके से बचाया जाना है, उसके पास समय बहुत ही कम है। बात आया समझ में। तो जब डॉक्टर आते हैं उसे बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका ऑपरेशन करने के लिए, और ऑपरेशन करने के लिए जब वो ऑपरेशन रूम में ऑपरेशन का जो रूम है उसमें इंटर करते हैं दोस्तों, तो क्या हम डॉक्टर से पूछते हैं कि ये डॉक्टर भाई आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका जो भाषा है वो क्या है? हम ऐसा पूछते हैं? बिल्कुल भी दोस्तों नहीं पूछते हैं। बस हम यहाँ पर ये सोचते हैं, हम भगवान से बस ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो घर का परिजन है, हमारा घर का जो सदस्य है वो ठीक हो जाए, उसकी जान बच जाए, उसकी जो जान है वो उसके जान को कुछ भी ना हो। बात है समझ में। तो यही भावना हमें अपने अंदर रखना चाहिए। कभी भी हमें बाबू हेल्प करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि अगला जो पर्सन है वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस भाषा का है, या फिर किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हमें बस इंसानियत का भावना रखकर, मानवता का भावना रखकर उसका हेल्प करना चाहिए। हमारा जो भारत देश है वो ऐसे ही बाबू पूरे विश्व में विश्व गुरु नहीं है। हमारे भारत देश में धर्म बाद में, जाति बाद में, पेशा बाद में, जात पात बाद में, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आता है इंसानियत। और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और ये धर्म सभी धर्मों के लोगों के लिए मान्य है। बात आया समझ में। सभी धर्मों के लोगों के लिए ही, सभी जात पात के लोगों के लिए ही यह दोस्तों मान है। जिसके अंदर इंसानियत का धर्म है, अगर वो अपने इंसानियत के धर्म को निभाते हैं तो दोस्तों जो उनका वास्तविक धर्म होगा वो भी निभ जाता है, वो भी दोस्तों पूरा हो जाता है। बात आया समझ में। ठीक है,
अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों भाषा का, तो आप अगर हिंदी भाषा बोलते हैं और कोई अगर मानकर चलते हैं उर्दू भाषा बोलता है या फिर कोंकणी भाषा बोलता है, गुजराती भाषा बोलता है, तो हमें कभी भी उसके भाषा का अपमान नहीं करना चाहिए। बंगाली भाषा बोलता है, आपको नहीं आता बंगाली भाषा बोलना, तो आप कह दीजिए कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हम बंगाली भाषा नहीं जानते, अगर आप हिंदी में बात करिएगा तो बहुत ही हम पर कृपा होगी, आप हिंदी भाषा में बात कर सकते हैं। बात है समझ में? तो इससे क्या होगा कि वो आपसे हिंदी भाषा में बात कर भी लेंगे और भाषा का सम्मान भी बचा रहेगा। बात है समझ में? हमें कभी भी किसी को भाषा के आधार पर उसे लज्जित नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं राष्ट्रीय एकता का मतलब है कि देश के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम, भाईचारे और सहयोग की भावना से मिलकर रहे, चाहे उनका धर्म, जाति या भाषा कुछ भी क्यों ना हो। हमारे भारत देश में कोई भी आपदा आए, कोई भी संकट आए, कोई भी कष्ट आए, कोई भी दुविधा आए, हमें उस दुविधा को बाबू क्या करना है, मिलजुल कर हल करना है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हमें उस संकट को दूर करना है। हमारे भारत देश में कोई भी बड़ी से बड़ी आपदा आती है तो हम बाबू उस आपदा से तभी निपट सकते हैं जब हमारे अंदर एकता होगी, जब हमारे अंदर दोस्तों संगठन होगा। और ये संगठन बिल्कुल भी दोस्तों जात पात के आधार पर नहीं होगा। बात है समझ में? अगर आप जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर संगठन कीजिएगा तो बिल्कुल भी संगठन नहीं हो पाएगा। हमें जात पात, धर्म, भाषा इन सभी चीज़ों को भूलकर संगठित होना होगा और संगठित होकर हमें अपने देश पर आने वाले हर समस्याओं से निपटना होगा। और जब दोस्तों हम ऐसा करेंगे तो हम उस समस्या से निपट भी सकेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है, जब हमारे भारत देश में मुगलों ने आक्रमण किया था, मुगलों ने जब दोस्तों हमारे भारत देश को बर्बाद करने का सोचा था, हमारे भारत देश को तोड़ने का सोचा था, या फिर अगर हम बात करें अंग्रेजों का, तो दोस्तों अंग्रेजों ने जब ये सोचा था कि ये भारत देश हमारा है, हम भारत देश को अपने कब्जे में कर रखे हैं, अब कभी भी भारतवासी लोग कभी भी इस देश को आज़ाद नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों क्या जो हमारा देश है वो आज़ाद नहीं हुआ? आप ही बताइए। जो अंग्रेज है उनका जो सपना है वो पूरा हुआ? आप ही बताइए। बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारे भारत देश के जो लोग हैं उन्होंने अपने बलिदान के कारण, उन्होंने अपने संघर्ष के कारण दोस्तों क्या किया कि इस देश को आज़ाद किया। और इस देश के आज़ादी में दोस्तों किसी एक धर्म का हाथ नहीं है, किसी एक भाषा का हाथ नहीं है, किसी एक बाबू क्षेत्र का हाथ नहीं है, या फिर अगर हम बात करें किसी एक जाति का, तो किसी एक जाति के लोगों का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति से जुड़े हुए लोग आपस में संगठित होकर, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई किए। अंग्रेजों से दोस्तों अंग्रेजों के साथ उन्होंने युद्ध किया और युद्ध कर कर अपना बलिदान दिया, तब जाकर हमारा जो भारत देश है वो अंग्रेजों से मुक्त हो पाया, हमारा भारत देश अंग्रेजों से बच पाया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में कोई भी अगर समस्या आती है तो इस समस्या का निदान होता है भारत में रहने वाले विभिन्न लोगों के। हमारे भारत देश में कभी भी कोई भी समस्या आती है तो इस समस्या का निदान कैसे होता है? तो इस समस्या का निदान होता है भारतीय एकता के कारण, राष्ट्रीय एकता के कारण। राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाओं वाले लोगों का आपस में मिलने के कारण ही जो बड़ी से बड़ी संकट है, बड़ी से बड़ी जो समस्या है उसका निदान होता है। और कभी भी ऐसा संकट आता है तो उस संकट से दोस्तों हम लोग उस संकट पर विजय पा लेते हैं, उस संकट से हम लोग राहत पा लेते हैं, वो संकट टल जाता है। किसके कारण? तो एकता के कारण। बात आया समझ में? तो अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत सारा चीज़ बताया, ठीक है, समझ कर रखेंगे आप सभी। यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है राष्ट्रीय अखंडता का मतलब, यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय अखंडता का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने राष्ट्रीय एकता के अर्थ को समझा। अब हम यहाँ पर राष्ट्रीय एकता के बाद राष्ट्रीय अखंडता का जो अर्थ है उसे समझने का प्रयास करेंगे। बोला जा रहा है राष्ट्रीय अखंडता का मतलब है कि देश का हर हिस्सा एकजुट और सुरक्षित रहे, बिल्कुल भी असुरक्षित ना रहे। बात है समझ में? अगर हमारे देश का कोई प्रांत, कोई राज्य या कोई भी अगर क्षेत्र बाबू असुरक्षित है, वो अगर बाबू संकटमय स्थिति में गुजर रहा है, तो हमें क्या करना है कि उसका हेल्प करना है, ठीक है। अगर एक राज्य संकट से गुजर रहा है, एक राज्य में अगर पानी की कमी है, एक राज्य में अगर बाबू बिल्कुल भी अनाज का भंडार नहीं है, वहाँ के लोग अगर खाने के लिए मर रहे हैं, वहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है, तो दूसरे राज्य क्या करते
कर्तव्य बनता है कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं वो क्या करें कि उस राज्य की मदद करें, उस राज्य का सहारा बने, उस राज्य का दोस्तों वो समर्थन करें। तब जाकर वो राज्य क्या होगा, तब जाकर वो राज्य बाबू सुधर पाएगा, उस राज्य के लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी और उस राज्य के लोगों की जो आर्थिक स्थिति होगी वो सुधरेगी। तो ये काम दोस्तों केवल हमारे भारत देश के सरकार का नहीं है, बल्कि हमारे भारत देश में रहने वाले कुल जितने भी नागरिक हैं, कुल जितने भी भारतवासी हैं उनका भी है। हमारे भारत देश के सभी भारतवासियों को ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आने वाले हर एक संकट में साथ देना चाहिए, तभी हमारा भारत देश बहुत ही आगे बढ़ सकता है। अगर आपके समाज में कोई एक ऐसी बेटी है, ठीक है, हम जिस समाज में रह रहे हैं, बात को समझना ध्यान से, हम दोस्तों जिस समाज में जिस समुदाय में रह रहे हैं, अगर उस समाज या समुदाय में रहने वाले के घर में कोई एक बेटी अगर कुंवारी है और उस घर का परिवार बहुत ही गरीब है, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपने बेटी का विवाह करा सके, उसका वो शादी करा सके, तो दोस्तों हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको आर्थिक सहायता प्रदान करें, हम उनकी मदद करें। हम उनकी मदद दोस्तों पैसे से कर सकते हैं या फिर सामान देकर भी कर सकते हैं। हम दोस्तों अगर अपने जेब से समाज के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, यहाँ पर हम किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। एक समाज जो होता है वो विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न भाषा वाले लोगों से मिलकर बनता है। बात है समझ में? अगर विभिन्न भाषा वाले लोगों से मिलकर नहीं भी बनता है तो विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म के लोगों से मिलकर बनता है क्या? तो एक समाज। बात आया समझ में? तो दोस्तों जिस समाज का निर्माण हुआ है, अगर उस समाज में किसी घर की बेटी कुंवारी है और उस समाज का अगर एक व्यक्ति कम से कम अगर 10-10 रुपये का भी सहायता करता है, ठीक है, 10-10 रुपये का भी सहायता करता है, तो उस परिवार वाले को, उस लड़की के परिवार को बहुत ही ज़्यादा सहारा मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों उनको सहायता प्राप्त हो जाएगी और उनकी बेटी का शादी भी हो जाएगा। तो ऐसा हमें करना चाहिए, तो हमारा जो समाज होगा वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। दोस्तों एक बार आप कर देखिएगा, अगर भगवान ने आपको समर्थवान बनाया है, आपके पास पैसा है या जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास पैसा है, तो आप ऐसा कर देखना, आपका जो समाज होगा वो बहुत ही दोस्तों देखने में सुंदर लगेगा, समाज में आपको सम्मान मिलेगा आपके करने से, ठीक है। दूसरे जो बच्चे होंगे, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो बच्चे युवा अवस्था में है, वो भी इस चीज़ को देखकर सीखेंगे और अपने अवस्था में, ठीक है, जब वो भी कमाने लायक हो जाएंगे, जब उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा तो वो भी दूसरों की मदद करेंगे। तो हमें अपने समाज को पवित्र बनाना है, हमें अपने समाज को मंदिर के जैसा बनाना है। घर मंदिर जैसा बनाने से नहीं होगा या फिर मंदिर में जाने से नहीं होगा, बल्कि हमें अपने व्यवहार को मंदिर जैसा रखना है। अपने समुदाय को, अपने समाज को, अपने समाज में रहने वाले लोगों के बीच इस तरीके से मंदिर जैसा परिवेश बनाना है, ताकि दोस्तों हमारे समाज में रहने वाले लोग बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए घुटन महसूस ना करें, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान महसूस करें, एक दूसरे के लिए दोस्तों प्रेम महसूस करें। बात आएगा समझ में? आप सभी समझ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से आप दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर किसी समाज में, ठीक है, मानकर चलते हैं समाज के किसी घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया या उसका एक्सीडेंट हो गया या बाबू बीमारी के कारण उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसके परिवार वाले उसका इलाज नहीं करा सकते हैं, तो दोस्तों समाज के लोगों का कर्तव्य बनता है कि वो क्या करें कि आपस में मिलकर, आपस में एक दूसरे के साथ एकजुट होकर उस परिवार वाले को सहायता दें, उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करें ताकि उसका इलाज हो सके। जब उस व्यक्ति की जान बच जाएगी आपके पैसे के कारण, आपके सहायता के कारण, तो दोस्तों क्या होगा? दोस्तों उस परिवार से आपको दुआ प्राप्त होगा, और जब उस परिवार से आपको दुआ प्राप्त होगा तो और आप और भी दोस्तों आप ऊंचाइयों तक पहुंच पाएंगे। बात है समझ में? उस परिवार का जब वो सदस्य बच जाएगा, देखिए हम बस यही ना सोचते हैं दोस्तों, हम यह सोचते हैं कि आज इस परिवार का यह सदस्य मर गया, हम बस यही सोचते हैं कि आज इस परिवार का यह सदस्य मर गया, लेकिन दोस्तों अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो जिस परिवार का जो सदस्य मरता है, उस किसी भी परिवार का अगर कोई सदस्य मरता है तो दोस्तों उस परिवार के ऊपर जानते हैं पूरा का पूरा उस परिवार के ऊपर दोस्तों पहाड़ टूट पड़ता है। अगर हम बात करें एक ऐसे सदस्य का जिसके वजह से उसके पूरे परिवार की गाड़ी चलती है, पूरा परिवार ही उसके ऊपर निर्भर रहता है, अगर उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण या किसी और कारणवश, तो दोस्तों वो जो पूरा परिवार होता है, पूरा का पूरा जो परिवार होता है वो दोस्तों जीते जी मर जाता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो सहारा होता है
है वो छीन जाता है, उसका पूरा परिवार अंधकार से प्रकाश में चला जाता है, उसकी पूरी दुनिया ही लुट जाती है। लेकिन जब आप आर्थिक सहायता प्रदान करके, जब आप उसकी मदद करके दोस्तों उस परिवार के सदस्य को बचा लेते हैं, उसको नया जीवन दे देते हैं, तो दोस्तों उस परिवार को काफ़ी खुशी मिलती है, उसका एक नया दुनिया बच जाता है। बात आया समझ में? ऐसे ही हम दोस्तों अपने समाज में प्रेम फैलाएंगे तो हमारे देश में भी प्रेम फैलेगा। बात आया समझ में? यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है राष्ट्रीय अखंडता का मतलब है कि देश का हर हिस्सा एकजुट और सुरक्षित रहे। इसका मतलब यह है कि कोई बाहरी ताकत या अंदरूनी मतभेद देश को बांट ना सके अर्थात हमारे इस देश को तोड़ ना सके। जब देश की सीमाएं अटूट रहती हैं, अटूट कहने का मतलब जब हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल भी टूटती नहीं है, बिल्कुल भी विघटित नहीं होती है और देश एकजुट रहता है, तभी अखंडता बनी रहती है। हमारा देश बिल्कुल भी खंडित नहीं हो पाता है। बात आया समझ में? जब भी दोस्तों हमारा देश खंडित होने की स्थिति में रहता है, हमारा देश बंटने की स्थिति में रहता है, तो दोस्तों हमारे देश की जो सरकार होती है वो क्या करती है कि उस देश के लोगों का समर्थन करती है, उस देश के लोगों का जो उद्देश्य है उनके उद्देश्यों को वो पूरा करती है ताकि वो हमारे देश से अलग ना हो, हमारे देश से अलग कोई क्षेत्र ना बनाए, हमारे देश से बिल्कुल भी विभक्त ना हो। कोई भी अगर राज्य, कोई भी प्रांत अगर हमारे देश से अलग होता है, हमारे देश से अलग होकर अगर कोई अलग बाबू अपना सरकार बनाता है, तो हमारे देश की जो भारत की सरकार है वो क्या करती है, हमारे देश की जो सरकार है वो क्या करती है कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो बाबू मजबूरियां हैं उन मजबूरियों को समझती है, उनके अंदर जो भी मतभेद है उन मतभेदों को दूर करके बाबू उनके बीच प्रेम को स्थापित करती है, एकता के स्वरूप को स्थापित करती है और उस प्रांत को हमारे भारत देश से टूटने से बचाती है। बातें हैं समझ में? ये होता है एक सरकार का कर्तव्य। लेकिन एक सरकार के साथ साथ दोस्तों हम जैसे भारतवासियों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत देश को टूटने से बचाएं। बात आया समझ में? देखिए इसमें आगे है राष्ट्रीय एकता और अखंडता की नींव पर ही किसी राष्ट्र का भवन निर्मित हो सकती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, जिस देश में संगठन होगा, जिस देश में एकता होगा, जिस देश में कभी भी कोई भी ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, जात पात की भावना नहीं होगी, धर्म को लेकर कभी भी मतभेद नहीं होगा, तो वो देश बाबू कभी भी पीछे जा नहीं सकता है, वो देश आगे ही जाएगा। क्योंकि उस देश के बाबू जो लोग होंगे, उस देश में रहने वाले विभिन्न समुदाय, विभिन्न संप्रदाय के जो लोग होंगे वो एक दूसरे के साथ मिलकर देश की उन्नति में सहायता करेंगे, देश के विकास में दोस्तों वो मदद करेंगे। बात है समझ में? इसमें आगे कहा गया है, आप समझ सकते हैं बाबू, भारत जैसे राज्य के लिए जिसने अर्थक और निरंतर प्रयत्नों के फलस्वरूप, भारत जैसे राज्य के लिए जिसने अथक और निरंतर प्रयत्नों के फलस्वरूप आज़ादी हासिल की है। हमारा भारत देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ है। हमारे भारत देश के लोगों में सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया गया है। राष्ट्रवाद की इस भावना का जो उजागर है वो कहाँ से हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति से। बात है समझ में? हमारे भारत देश में रहने वाले जो लोग थे आज़ादी से पहले, उन सभी लोगों में भारत के प्रति राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया गया हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, हमारे भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा, हमारे भारत के महापुरुषों के द्वारा। जब हमारे भारत देश के नागरिकों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगी, अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जगी, तब जाकर दोस्तों ये सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एकजुट हुए और संगठन बनाकर एकता के स्वरूप को स्थापित करके उन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। और डट के मुकाबला जब उन्होंने किया तो हमारा देश बहुत ही दोस्तों निरंतर युद्ध के बाद, निरंतर दोस्तों लड़ाई के बाद, निरंतर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि संघर्ष के बाद हमारा भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद हो पाया। तो अगर हमें अपने भारत देश को आज़ाद रखना है, अपने इस भारत देश को गुलामी से बचाना है, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए बाबू हमें अपने भारत देश में एकता को स्थापित करना है, एकता को कभी भी टूटने नहीं देना है, अखंडता को कभी भी खंडित होने नहीं देना है। हमारे देश में कभी भी ऐसे लोग ना हो जो कि धर्म को लेकर अलग अलग मतभेद रखें। बात है समझ में? यहाँ पर आगे बोला गया है भारत जैसे राज्य के लिए जिसने अथक और निरंतर प्रयत्नों के फलस्वरूप आज़ादी हासिल की है, यह प्रश्न और भी और अधिक महत्वपूर्ण है। भावात्मक एकता राष्ट्रीय एकता की जड़ है। भावात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों?
भावात्मक का मतलब होता है भावना रूप से जुड़ा हुआ। एक माँ अपने पुत्र से कैसे जुड़ा हुआ है बताइए? तो एक माँ अपने पुत्र से जुड़ा हुआ है भावनात्मक रिश्ता से। एक पिता अपने बेटी से जुड़ा हुआ है भावनात्मक रिश्ता से। एक माँ और बाबू, माँ पिता वाला तो बता चुके हैं। अगर हम यहीं पर बात करें दोस्तों एक पति और पत्नी का, तो एक पति और पत्नी एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं? तो भावनात्मक रिश्ता से। बाबू, हमारे घर के अगर सदस्य पर कोई भी आँच आता है या उसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो हमारे आंखों से आंसू आता है, हम दुखित हो जाते हैं। तो बाबू आप जरा सोच कर देखिए हमारा उस सदस्य से क्या रिश्ता है जिसके कारण हम दुखित हुए। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर जब हम निकलते हैं और अचानक से किसी का दुर्घटना सड़क पर हो जाता है तो हम केवल थोड़ा सा अफसोस करते हैं, फिर हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। अर्थात उस सदस्य के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, जिसका हालत खराब है, जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, हम जब उस व्यक्ति को देखते हैं और उस व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर उतना ज़्यादा माया नहीं पनपता जितना कि अपने परिवार के सदस्य के लिए पनपता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिश्ता कैसा है। यहाँ पर रिश्ता है भावनात्मक वाला। हमारा जो भावनात्मक रिश्ता है वो अनजान व्यक्ति से बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है। अनजान व्यक्ति से, जिसे हम नहीं जानते, जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उससे दोस्तों हमारा जो भावनात्मक रिश्ता होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है या फिर ना के बराबर होता है। लेकिन हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं या फिर हमारे जो सगे दोस्त होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, या फिर जो हमारा प्रेमी होता है या जो प्रेमिका होती है, अगर उनसे हमारा संबंध होता है तो दोस्तों उनके ऊपर कोई भी कष्ट या दुख आता है तो ये हमारा भावनात्मक रिश्ता होता है और भावनात्मक रिश्ता के कारण ही हमारे अंदर दुख होता है। तो ये जो भावनात्मक रिश्ता है वो भावनात्मक रिश्ता हम क्यों अपने केवल परिवार में रखें? आप ही बताइए। जो भावनात्मक रिश्ता है बाबू, इस रिश्ते को हम क्यों ना पूरे हम भारतवासी के लिए बदल दें। ठीक है, इस रिश्ते को हम क्यों ना पूरे भारत देश के लोगों के लिए बदल दें। जितना प्रेम दोस्तों हमारे परिवार के सदस्य के लिए है, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, हमारे जो भी दोस्त हैं, जितने भी संगी संबंधी हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, उनके लिए जितना हमारा भावनात्मक रिश्ता है उतना भावनात्मक रिश्ता हम एक अनजान व्यक्ति के लिए भी कर दें इंसानियत के नाते। तो दोस्तों सोच कर देखिए कितना अपनापन जैसा रिश्ता फील होगा, कितना अपना जैसा दोस्तों ये हमारा देश लगेगा। बात है समझ में? तो ऐसा ही हमें रिश्ता रखना चाहिए भावनात्मक जैसा। अगर हम भावनात्मक रिश्ता हम अपने इस देश में बनाकर रखेंगे तो एकता कभी भी नहीं टूटेगा। बात आया समझ में? यहाँ पर देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर हैं जो आपको बाबू पढ़ाते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, लेकिन उतनी गहराई से नहीं समझाते, उतनी गहराई से नहीं बताते जितना कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर जो रिश्ता हुआ वो रिश्ता हमारा आपसे कैसा हुआ? तो दोस्तों भावनात्मक वाला हुआ, ना कि पैसा वाला कि आप देखोगे तो हमें पैसा मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बात है समझ में? मेरा वीडियो लंबा लंबा होता है और मैं ये सोचकर नहीं बनाता कि वीडियो मैंने लंबा बनाया है तो बच्चे नहीं देखेंगे, लंबा वीडियो देखकर छोड़ देंगे। मैं ये सोचता हूँ कि जिन बच्चों को पढ़ना होगा, जो बच्चे वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, वही बच्चे मेरे इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, हमें उनको काफ़ी ऊंचा लेकर जाना है ताकि वो देश के लिए एक नया भविष्य बन सके। बात है समझ में? ऐसे बच्चों का समर्थन नहीं करना है जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है या फिर पढ़ाई में उनको बिल्कुल भी उन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं है। तो दोस्तों इतना मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ, किस लिए? तो भावनात्मक रिश्ता के लिए। ठीक है, हमारा और आपसे क्या है? एक भावनात्मक रिश्ता है। भावनात्मक रिश्ता के कारण ही मैं आपको इतना समझाता हूँ, बताता हूँ, ताकि दोस्तों आपको कहीं और भटकना ना पड़े, किसी और चैनल पर जाना ना पड़े, कभी भी आपको कहीं से कोई गलत नॉलेज ना मिले। बात आया समझ में? तो भावनात्मक रिश्ता हमें केवल अपने संगे संबंधी, परिवार या फिर रिश्तेदार और दोस्त संबंधी के साथ नहीं रखना है, बल्कि इस देश के सभी लोगों के साथ ही रखना है। इस देश के सभी बेटियों के साथ, इस देश के सभी महिलाओं के साथ, सभी दोस्तों जितने भी इस देश के गरीब या अमीर लोग हैं, सबके साथ ही अपना भावनात्मक रिश्ता रखना है, भले ही अगला रखे या ना रखे। बात है समझ में? हमें अपने देश के सभी धर्मों का ही सम्मान करना है, भले अगला करे या ना करे। हमें सभी को एक समान रूप से देखना है, बिना किसी जात पात के, भले अगला देखे या ना देखे। हमें सभी के अंदर दोस्तों प्रेम की भावना जागृत करना है, भले अगला जागृत करे या फिर ना करे। हमारा जो धर्म है, हमें अपने इस धर्म को निभाना है। बात है समझ में?
इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं बोला गया है भावात्मक जो रिश्ता क्या होता है भावात्मक रिश्ता, वो मैंने आप लोगों को बता चुका दोस्तों। इसमें कहा गया है सांस्कृतिक एकता के लिए अनिवार्य है भाषागत एकता। सांस्कृतिक एकता के लिए क्या अनिवार्य है, तो भाषागत एकता बाबू अनिवार्य है। हमारी जो भाषागत एकता है वो क्या है, तो वो है दोस्तों हिंदी। हमारे भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को ही राष्ट्रीयता प्राप्त हुआ है। हमारे हिंदी भाषा को राष्ट्रीयता इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारे भारत देश में रहने वाले कुल जितने सारे लोग हैं उन सभी लोगों में अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही यूज करते हैं। हालांकि बाबू बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग भाषा का यूज करते हैं, ठीक है। बंगाली भाषा का यूज करते हैं, बंगाल के रहने वाले लोग बंगाली भाषा का यूज करते हैं। और बाबू जो जैसे कि हम यहाँ पर बिहार के ले लें तो बिहार के रहने वाले जो लोग हैं वो बिहारी भाषा का यूज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम तमिलनाडु को ले लें तो तमिलनाडु में रहने वाले जो लोग हैं वो तेलुगु भाषा का यूज करते हैं। गुजरात में रहने वाले लोग गुजराती भाषा का यूज करते हैं। केरल में रहने वाले लोग मलयालम भाषा का यूज करते हैं। तो दोस्तों हालांकि वो इन भाषाओं का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे हिंदी में बात करें तो वो भी हमसे हिंदी में बात कर सकते हैं क्योंकि उन्हें भी हिंदी बोलना आता है, वो भी हिंदी को जानते हैं। तो इसीलिए दोस्तों पूरे देश के लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए हमारा जो राष्ट्रीय जो भाषा बना वो कौन सा बना, तो हिंदी बना। बात आया समझ में। तो हिंदी भाषा हमारा जब राष्ट्र का भाषा बना, जब हमारे राष्ट्र का भाषा हिंदी बना तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीयता प्राप्त होने से जो अन्य भाषा है उनका जो महत्व है वो कम हो गया, उनका जो सम्मान है हमारे भारत देश में वो कम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना सम्मान हमारे इस देश में हिंदी भाषा को है उतना ही सम्मान बंगाली भाषा को भी है, उतना ही सम्मान उर्दू भाषा को भी है, उतना ही सम्मान मद्रासी भाषा को भी है, पंजाबी भाषा को भी है, तेलुगु भाषा को भी है, कन्नड़ भाषा को भी है। जितने भी उपभाषाएं हैं, जितने भी बोलियां हैं, उन सभी भाषाओं का ही सम्मान हमारे इस भारत देश में है। लेकिन अगर हम बात करें सर्वव्यापी रूप में, हमारे भारत देश के सर्वव्यापी रूप में, तो सर्वव्यापी के लिए दोस्तों जो राष्ट्रीयता प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है किसको, तो हिंदी भाषा को। द्वितीय स्तर पर जो राष्ट्रीयता प्राप्त हुआ है वो किसको प्राप्त हुआ है, तो उर्दू भाषा को। बात आया समझ में। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। दोस्तों जितने भी स्लोगन लगे हैं हमारे भारत के आज़ादी में, जितने भी नारा लगे हैं, जितने भी स्लोगन लगे हैं, ये सभी के सभी हिंदी भाषा में ही लगे हैं। और हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले केवल हिंदू ही नहीं थे या फिर केवल हिंदी भाषा बोलने वाले ही व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बंगाली भाषा बोलने वाले भी व्यक्ति थे, पंजाबी भाषा बोलने वाले भी व्यक्ति हिंदी भाषा बोल रहे थे। इतना दोस्तों एकता है हमारे इस भारत देश में, हमारे इस भारत देश के मिट्टी में। बताया समझ में। यहाँ पर आगे है, सच तो यह है कि भाषा केवल शब्दों का समूह ही नहीं है बल्कि पारस्परिक सहयोग को पैदा करने वाले विचारों का एक जादू है। क्या है बाबू, एक जादू है। यहाँ पर आगे बोला गया है, इसमें वह रस मिलता है जो सुरापान के समान है और जो मनुष्य में एकता का नशा ला देता है। एकता का नशा, ठीक है। एकता कहने का मतलब है, एकता कहने का मतलब बाबू संगठन का नशा ला देता है। एक तत्व के स्वरूप को बाबू वो स्थापित कर देता है। भाषा मानवीय एकता का एक प्रमुख माध्यम है जो फलतः राष्ट्रीयता के विकास का एक प्रमुख तत्व है। राष्ट्रीयता के विकास का एक प्रमुख तत्व कौन है, तो बाबू भाषा। और भाषा क्या करता है, मानवीय एकता को स्थापित करता है। ठीक है, बात है समझ में। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें है एकता और अखंडता का महत्व। इसमें क्या है बाबू, एकता और अखंडता का महत्व। तो हम लोग यहाँ पर एकता और अखंडता के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा और समझ लीजिए बाबू। देखिए, अगर हम बाजार में जाते हैं सामान खरीदने के लिए और जिस दुकान पर हम जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, जैसे कि हम जा रहे हैं किराना के दुकान पर सामान खरीदने के लिए, ठीक है। तो किराना के दुकान पर जब हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो भी बाबू वो लिखते हैं, जितने भी सामान होते हैं, तो उन सामान की जो सूची बनाते हैं तो वो क्या उर्दू भाषा में बनाते हैं। हालांकि वो उर्दू लिखना जानते हैं, ठीक है। आप कपड़ा की दुकान पर जाएं कपड़ा खरीदने के लिए, या फिर आप किराना की दुकान पर जाएं किराना का सामान खरीदने के लिए, या फिर आप फार्चून की दुकान पर जाएं फार्चून का सामान लेने के लिए, अगर वहाँ पर इस्लाम धर्म का व्यक्ति बैठा हुआ है, वो उर्दू भाषा जानता है, उर्दू लिखना भी जानता है, तो क्या आपको वो उर्दू लिख कर देता है कि भैया लीजिए,
आपका इतना सारा सामान हुआ, बताइए सच सच बताइएगा, क्या वो उर्दू लिखकर आपको देता है? बिल्कुल भी दोस्तों नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि हमारे राष्ट्र का जो भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हिंदी भाषा में लिखकर आपको देते हैं, और आप हिंदी भाषा में जब उसको देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हमारे दुकान पर आने वाले जो लोग हैं वो विभिन्न धर्मों के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दुकान पर जो ग्राहक आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं, वो केवल इस्लाम धर्म से जुड़े ही आ रहे हैं, हिंदू धर्म से जुड़े भी हमारे दुकान पर कस्टमर आ रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे भाषा का प्रयोग करना है जो सर्वव्यापी हो, जिसे सब कोई जानता हो। बात है समझ में? तो इस तरीके से भाषा के कारण विभिन्न धर्मों के जो लोग होते हैं, विभिन्न जाति या फिर विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो एक दूसरे के निकट काफी आते हैं, एक दूसरे के अंदर नहीं, एक दूसरे के बाबू परंपराओं के अंदर आकर एक दूसरे में एकता के स्वरूप को स्थापित करते हैं। बात है समझ में? यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है पहला नंबर में, इसमें क्या है, एकता और अखंडता का महत्व है। एकता और अखंडता का महत्व क्या होता है समझना बाबू। बोला गया है देश की प्रगति, एकता और अखंडता के महत्व के कारण देश में प्रगति होती है, और ये चीज़ मैंने आप सभी को बता दिया है दोस्तों। जब देश के लोग आपसी झगड़ों से दूर रहते हैं तो विकास के काम तेजी से होते हैं। विकास के काम क्या होते हैं बाबू? तेजी से होते हैं। अगला है शांति और सुरक्षा। देश में जब एकता रहती है, देश में जब विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारे का संबंध बनाकर रहते हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ मतभेद नहीं करते हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ बाबू ऊंच नीच की भावना रख कर हिंसा का जो क्षेत्र है उसको नहीं बढ़ाते हैं, तो दोस्तों हमारे देश में शांति और सुरक्षा बनी रहती है। हमारे देश में कभी भी हिंसा उत्पन्न नहीं होता, वायलेंस उत्पन्न नहीं होता। एकता से समाज में शांति बनी रहती है और आतंकवाद, अलगाववाद जैसी समस्या नहीं पनपती। ये कभी भी दोस्तों उत्पन्न नहीं होती। अगर कोई ऐसा कोशिश करता भी है कि हमारे देश में अलगाववाद की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, आतंकवाद के कारण हमारे देश में अखंडता से खंडता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो हमारे देश के नागरिक ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ठीक ना, ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं देते हैं। अगला है राष्ट्र की पहचान। एकजुट देश की पहचान विश्व में मजबूत होती है और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जिस देश में एकता होती है, जिस देश में संगठन होता है, जिस देश में दोस्तों बिल्कुल भी कोई भी खंडता नहीं रहता, जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर, भाषा के आधार पर, तो उस देश की जो पहचान होती है वो पूरे विश्व में दोस्तों होती है। ठीक है, क्यों होती है पूरे विश्व में? क्योंकि बाबू उस देश की प्रतिष्ठा पूरे देश में हो जाती है, उस देश का सामान और भी विश्व के अन्य देशों में मिलने लग जाता है। बात आया समझ में? इसीलिए हमारे देश को पूरा विश्व जानता है। बात समझ रहे हैं आप सभी? हमारे देश में बाबू मर्यादा है, हमारे देश में संस्कार है, हमारे देश में हर एक चीज के लिए सार्थक शब्द है, शास्त्र संगत शब्द है, जिसके कारण बाबू हमारा जो देश है वो सभी देशों में सबसे आगे है। सभी देशों के लिए बाबू विश्व गुरु है, विश्व के लिए विश्व गुरु है। बात आया समझ में? इसमें कहा गया है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा क्या होगा? तो आतंकवाद जो होगा वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा होगा। और ये खतरा किस स्थिति में होगा? तो धार्मिक और जातीय झगड़े की स्थिति में। जो आतंकवादी होंगे वो धर्म और जात के नाम पर क्या करेंगे? झगड़ा कराएंगे, हिंसा फैलाएंगे। भाषाई मतभेद, भाषा के नाम पर क्या करेंगे? भाषा के नाम पर बाबू वो मतभेद करेंगे, ताकि हमारे भारत देश में रहने वाले नागरिक भाषा के नाम पर एक दूसरे से अलग हो जाए, एक दूसरे से अपना क्षेत्र अलग कर लें। बात आया समझ में? राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ के कारण भी दोस्तों हमारे जो देश के लोग होते हैं, हमारे देश के जो आतंकवादी लोग होते हैं, आतंकवादी वो नहीं जो केवल काला कपड़ा पहना है या फिर केवल बंदूक लिया है। ठीक है, जो व्यक्ति काला कपड़ा और बंदूक लिया है, मुंह ढका हुआ है, वही आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी कोई भी हो सकता है, जो भी इस देश को बर्बाद करने को चाह रहा है, जो व्यक्ति इस देश को बर्बाद करना चाह रहा है, जो इस देश को तोड़ना चाह रहा है, जो इस देश को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, वो दोस्तों आतंकवादी ही होगा। वो क्या होगा? वो आतंकवादी ही होगा। और वो दोस्तों जो आतंकवादी होगा वो आतंकवादी किसी भी रूप में हो सकता है। डॉक्टर के रूप में हो सकता है, इंजीनियर के रूप में हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि पैसों के लिए क्या करते हैं बाबू? पैसों के लिए रोगियों की जान ले लेते हैं, और जान लेने के बाद भी उस रोगी के शरीर से बाबू जो कीमती सामान होते हैं, कीमती जो पदार्थ होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसको वो निकाल लेते हैं और उसे बेच देते हैं। तो बाबू डॉक्टर के रूप में बन गया ना आतंकवादी? आप ही बताइए। जो भी हमारे इस देश को तोड़ने का काम कर रहा है, जो भी दूसरे को मार रहा है, दूसरे को लूट रहा है, लूट कर खा रहा है, भ्रष्टाचार फैला रहा
है उसे हम आतंकवादी बोलेंगे। आतंकवादी डॉक्टर के रूप में हो सकता है, इंजीनियर के रूप में हो सकता है। इंजीनियर अगर पैसा खा जाएगा, अगर बाबू अच्छे से सड़क नहीं बनवाएगा, अच्छे से मकान नहीं बनवाएगा, तो सड़क के टूटने से बहुत सारे लोगों की जान चली जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंजीनियर भी आतंकवादी के रूप में हो सकता है, एक नेता भी, एक लीडर भी आतंकवादी के रूप में हो सकता है, एक शिक्षक भी आतंकवादी के रूप में हो सकता है। एक शिक्षक है, पढ़ाने वाला बच्चों को ज्ञान दे रहा है और लड़की को लेकर भाग गया, ठीक है, लड़की के साथ गलत संबंध बना लिया, स्टूडेंट के साथ गलत काम करने लग गया, तो बाबू वो भी क्या है, तो एक आतंकवादी है। बात है समझ में। हमें अपने इस देश के लिए नैतिक काम करना है, ना कि अनैतिक काम करना है। जो व्यक्ति अपने इस देश के लिए नैतिक काम करेगा वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता। जो इस देश में घोटाला करते हैं, भ्रष्टाचार को फैलाते हैं, जो हिंसा वाला काम करते हैं, वे सभी व्यक्ति ही आतंकवादी हैं, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो। बात है समझ में। यहाँ पर है विदेशी साजिशें और आतंकवाद। इन जो विदेशी साजिशें हैं, विदेशी जो बाबू हस्तक्षेप हैं, विदेश के जो लोग हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो भी क्या करती है, हमारे देश को तोड़ने का प्रयास करती है ताकि वो अपना प्रभुत्व इस देश में स्थापित कर सके, इस देश में बाबू वो खड़ा कर सके। बात है समझ में। इसमें बोला गया है एकता और अखंडता बनाए रखने के उपाय। एकता और अखंडता बनाए रखने के उपाय के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला है शिक्षा का प्रचार या प्रसार। बाबू जितना ही हम शिक्षा का प्रचार और प्रसार करेंगे, बच्चों को स्कूल में अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, उन्हें हम बाबू ज्ञान से परिचित कराएंगे, उन्हें हम इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो वो कभी भी अपने इस देश के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं, कभी भी भ्रष्टाचार वाला काम नहीं कर सकते हैं, कभी भी वो हिंसक काम नहीं कर सकते हैं, कभी भी आगे चलकर वो आतंकवादी नहीं बन सकते हैं। अगर एक अच्छा टीचर बच्चों को अच्छे मार्ग पर लेकर जाएगा, उन्हें अच्छा ज्ञान देगा, उनका मार्गदर्शन अगर करेगा तो यहाँ पर बाबू एक हो चुका। दूसरा है धर्म निरपेक्षता का पालन। धर्म निरपेक्षता का मतलब किसी धर्म के बाबू संबंध में ऊंचा नीचा वाला भावना ना रखना, ठीक है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी एक धर्म को ऊंचा ना मानना, किसी भी एक धर्म को श्रेष्ठ ना मानना। हमारा जो भारत का संविधान है वो बाबू धर्म निरपेक्ष है, आप सभी को भी पता है। हमारा भारत का संविधान क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, किसी भी धर्म को ऊंचा नहीं बताता है, किसी भी धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताता है हमारे भारत देश का संविधान, बल्कि सभी धर्मों के लिए हमारा भारत देश का जो संविधान है वो बना हुआ है, सभी धर्म के लोगों का ही सम्मान करता है, सभी धर्मों का ही सम्मान हमारा भारत देश का जो संविधान है वो करता है। इसीलिए दोस्तों हमारे भारत देश के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करते, अपने आप को बाबू नाखुश महसूस नहीं करते और अपने आप में असंतुष्टता बाबू महसूस नहीं करते हैं। बात है समझ में। धर्म निरपेक्षता का पालन कहने का मतलब है हर धर्म का सम्मान करना। क्या करना, हर धर्म का सम्मान करना, उनका आदर करना। बात है समझ में। अगर इस्लाम धर्म में लोग ईद मना रहे हैं, ठीक है, तो भले ही आप उनके घर में जाकर सेवई ना खाएं, बात को समझना, भले ही आप उनके घर में जाकर सेवई ना खाएं, लेकिन कभी भी आप उनके धर्म का अपमान ना करें। अगर कोई हिंदू भाई है या फिर अगर कोई इस्लाम भाई है, अगर इस्लाम भाई ईद का पर्व मना रहे हैं, ठीक है, और आपको भी ईद का मुबारकबाद दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं, तो आप अगर उन्हें दे देते हैं मुबारकबाद कि भाई ईद मुबारक हो, तो दोस्तों देखना उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा, स्माइल आ जाएगा। देखना आप देखना, आप देख कर देखना, बोल कर देखना आप। अगर आप किसी को नहीं जानते, ठीक है, जो आपसे बाबू अपरिचित है, अनजान है, अगर वो मुसलमान व्यक्ति है, आप उनसे कहते हैं भाईजान ईद मुबारक हो, तो देखिए वो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाएगा और वो भी आपको क्या करेंगे, विश कर ही देंगे। बात है समझ में। तो ऐसे ही क्या करना है, हमें अनजान व्यक्ति से पर्व त्योहारों में उनसे बाबू ये बातें बोलना है। और ऐसा बात बोलने से क्या होगा, ऐसा बात बोलने से हिंदू धर्म के प्रति मुसलमान धर्मों में प्रेम जगेगा, प्रेम की भावना जगेगी। बात है समझ में। ऐसे ही अगर मानकर चलते हैं बाबू हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है, छठ पर्व मना रहा है, तो बाबू जो भी इस्लाम धर्म के लोग हैं या जो मुसलमान या ईसाई धर्म के जो लोग हैं, वो क्या करें कि भले छठ पर्व ना मनाए या छठ पर्व में शामिल ना हो, लेकिन अगर कोई छठ पर्व में कोई भी छठ पर्वधारी है, जो व्रतधारी है, जो छठ व्रत करने वाला व्यक्ति है, छठ पर्व समझिए क्या बता रहा हूँ बाबू, ठीक ना।
जिसने छठ व्रत किया है तो बाबू उसके लिए वो क्या करता है कि उसके लिए वो सड़क साफ कर देता है। ठीक है, आप जानते हैं ना छठ पर्व में क्या होता है कि सड़कों की सफाई होती है। सड़कों की सफाई में अगर मुसलमान भाई भी अपना योगदान दे देते हैं, वो क्या करते हैं कि मोटर के पानी से, पाइप से क्या करते हैं कि सड़क को धो देते हैं, तो बाबू जो हिंदू भाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाबू देख कर अंदर ही अंदर महसूस करते हैं क्या तो गर्व कि हमारा देश कितना प्यारा देश है, कि यहाँ पर जात पात को लोग भूलकर, धर्म को भूलकर हमारे देश को एकत्रित किए हुए हैं। ठीक है, हमारे देश में एकता के भाव को बनाए हुए हैं। आप रामनवमी में देख सकते हैं, रामनवमी जो होता है वो निकलता है हिंदुओं के लिए। ठीक है, रामनवमी में जो भी बाबू संगठन के लोग होते हैं वो होते हैं हिंदू धर्म के। हमारे रामनवमी धर्म में जो लोग होते हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित होते हैं, लेकिन रामनवमी में भाग लेने वाले लोगों को बाबू पानी पिलाने वाले बहुत सारे मुसलमान भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे इन साल बहुत सारे जगहों पर ऐसे ऐसे मुसलमान भाई थे जिन्होंने पानी पिलाया था, बिस्कुट खिलाया था, उन्हें नाश्ता कराया था। तो इससे हमारे देश में क्या जगता है, तो प्रेम जगता है। बात है समझ में। ऐसे ही हम अपने देश में एकता स्थापित कर सकते हैं, प्रेम स्थापित कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि बोलते बोलते हम लेबरिया जा रहे हैं या बोलने में हमसे गलती हो जा रहा है, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि एक के मुंह से हमें आप सभी को बताना है। बात है समझ में। यहाँ पर दोस्तों समय जो है वो बहुत ही कम है और आप लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा है। हम बस आप लोगों को ये नहीं बताते कि जो आप लोगों का सिलेबस है बस उसे पढ़िए और जाइए। मैं आप लोगों को बहुत ही गहराई से समझाता हूँ, बताता हूँ, ताकि आप अगर एक बार इस वीडियो को देख लीजिए तो उसके बाद आपको दोबारा कभी भी किसी दूसरे की वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। आप जिस किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो को देखें, उस टॉपिक को बाबू जब आप खोलें तो उसको देखने के बाद आपको दोबारा कभी भी उस टॉपिक से संबंधित कोई दूसरा वीडियो देखने को बाबू जरूरत ना पड़े। बताइए समझ में। इसमें अगला है सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना, आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ाना, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, अगर बाबू होली पर्व में हिंदू भाई अगर होली खेल रहे हैं तो मुसलमान धर्म के जो लोग हैं वो भले होली के पर्व में उनके पास ना जाए, लेकिन शाम के वक्त लोग क्या करते हैं कि होली ना खेलते हैं, रंग अबीर नहीं डालते हैं, तो शाम के वक्त क्या कर सकते हैं, होली मुबारक दे सकते हैं। या फिर अगर एक हिंदू भाई का दोस्त मुसलमान भाई है, ठीक है, तो वो हिंदू भाई क्या करे कि अपने घर मुसलमान भाई को बुलाए, उन्हें अपने घर बुलाए और जो होली पर्व है उसमें वो शामिल करें। बात है समझ में। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे हमारे देश में प्रेम बढ़ेगा दोस्तों। अगला है 4 नंबर में युवा वर्ग को प्रेरित करना। आज के जो बाबू युवा वर्ग के लोग हैं, युवा वर्ग के जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, उनको प्रेरित करना, उन्हें देशभक्ति की भावना से जोड़ना, उनके अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करना। अगर उनके अंदर देश के प्रति भावना जागृत होगी, देखिए जितने भी युवा लोग आर्मी बनते हैं तो उनके अंदर बाबू बचपन से ही उनके परिवार वालों के द्वारा देश के प्रति, देश के प्रेम को जगाया जाता है। बात है समझ में। जितने भी आर्मी बनते हैं, जितने भी सेना में जाते हैं, जितने भी हमारे भारत के जवान होते हैं, तो उन जवानों की जो माताएं होती हैं, उनके जो परिवार वाले होते हैं, उनके जो पिता होते हैं, वो क्या करते हैं कि बचपन से ही अपने बच्चों के मन में बाबू भारत के प्रति जो प्रेम है वो जगाते हैं, भारत के प्रति जो कर्तव्य है उसको वो जगाते हैं, तभी जाकर भारत के जवान बाबू बन पाते हैं। ये लोग, ये आर्मी बन पाते हैं और आर्मी बनकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। अगर ये भारत देश के कर्तव्य को नहीं समझते हैं, अगर इनके अंदर भारत देश के लिए कोई प्रेम नहीं होता है, ये अपने राष्ट्रीयता को नहीं समझते, अपने देश से प्रेम नहीं करते, तो क्या ये सैनिक बनते हैं? ये अपने परिवार को छोड़कर सरहद पर धूप में मरते हैं? आप ही बताइए। ये दुश्मनों की लड़ाई में अपना जान देते हैं? बताइए, बिल्कुल भी नहीं देते। किसी का शौक नहीं है कि वो अपना जान दे या फिर अपने पत्नी को छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर वो एक ऐसे स्थान पर रहे जहाँ पर कोई भी चकाचौंध नहीं है, कोई भी शहर नहीं है, कोई भी अच्छे अच्छे मकान वहाँ पर मतलब कोई सुख सुविधा नहीं है। आर्मियों के पास कोई सुख सुविधा नहीं होती, कोई भी वहाँ पर फैसिलिटी नहीं होती। हर एक फैसिलिटी, हर सुख सुविधाओं को त्याग कर हमारी सुख सुविधाओं के लिए वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। बात है समझ में। तो उनके परिवारजनों को हमें सम्मान करना चाहिए। हमें अपने समाज में जिस किसी भी पिता का बेटा आर्मी में है तो उस पिता को सम्मानित करना चाहिए, समाज को। ठीक है, क्यों बाबू? क्योंकि उस पिता ने अपना एक बेटा भारत माँ को दे दिया है, सौंप दिया है। बात है समझ में। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें बोला जा रहा है राष्ट्रीय एकता और अखंडता किसी भी देश की रीढ़ होती है। रीढ़ कहने का मतलब आधार। आधार यानी कि बाबू आप समझ सकते हैं कि रीढ़ पर ही कोई चीज़ खड़ा होता है। जैसे कि हमारा रीढ़ का हड्डी, हम रीढ़ का हड्डी पर ही खड़े हैं, हमारा शरीर खड़ा है। अगर ये ना रहे तो हमारा शरीर जो होगा वो खड़ा रह ही ना पाएगा। तो अगर किसी देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता खड़ा करना है तो इसके लिए क्या करना है बाबू?
अगर किसी देश में बाबू यहाँ पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता किसी भी देश की रीढ़ होती है ना, तो बाबू अगर किसी देश में एकता को स्थापित करना है तो इसके लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जागरूक करना होगा, इसको स्थापित करना होगा। आगे है, अगर देश के लोग एकजुट नहीं होंगे तो कोई भी दुश्मन देश को कमजोर कर सकता है। इसलिए हर नागरिक को कर्तव्य है कि वह आपसी भाईचारे और सौहार्द मतलब अपना जैसा, अपनापन जैसा ना, अपनापन जैसा, बताया समझ में, अपनापन जैसा। ये अपनापन केवल दोस्तों अपने परिवार के लिए या फिर रिश्तेदारों जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि दोस्तों जो गैर हैं, जो अनजान हैं, जो अपरिचित हैं, उनके साथ भी दोस्तों वैसा ही बाबू भाईचारा होना चाहिए, वैसा ही प्रेम होना चाहिए। बात है समझ में। खाना बनाने वाले जो व्यक्ति है, ठीक है, जिसका होटल है, जो खाना बनाकर राहगीरों को खिला रहे हैं, जितने भी उनके होटल में जो भी कस्टमर आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो वो ये ना सोचे कि जो भी कस्टमर हमारे दुकान पर आ रहे हैं खाना खाने के लिए, आ रहे हम जैसे तैसे खाना बना कर दे दें, हल्दी ज़्यादा डाल कर दे दें या बासी खाना दे दें, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये लोग अभी खाएंगे फिर चले जाएंगे, हमें तो पैसे से मतलब है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सभी जितने भी दुकानदार भाई हैं, चाहे उनका होटल का दुकान हो, कपड़ा का दुकान हो, कोई भी दुकान, किसी का भी कोई भी दुकान क्यों ना हो, ठीक है, अगर आपके दुकान पर कोई ग्राहक आ रहा है तो आप उनके अंदर भगवान को देखें, आप उनके अंदर अपने परिवार के जैसा ही सदस्य को देखें और अपनापन जैसा फील करके अपना एक भावनात्मक जो रिश्ता है वो जागृत करें और उसे अच्छा सम्मान दें। बात है समझ में। उसका सम्मान, उसकी सम्मान करें, उसे इज्जत दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बाबू उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी और वो उसके मन में आपके प्रति दोस्तों जो इज्जत होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर कोई होटल वाला अपने बाबू, अगर कोई भी होटल वाला अपने कस्टमर को अच्छा खाना खिलाएगा तो उसका कर्तव्य भी अच्छा रहेगा, उसका धर्म भी अच्छा रहेगा, और जो भी व्यक्ति उसके होटल में खाना खाने आए हैं वो क्या करेंगे कि औरों को भी बताएंगे कि वो होटल अच्छा है, वहाँ पर कम पैसे में ही अच्छा भोजन मिलता है, स्वस्थ भोजन मिलता है, वहाँ पर हम भरपेट भोजन मिलता है। बात है समझ में। तो ये सब होता है सेवा। ये सब क्या होता है, ये सब सेवा होता है। जिसको जो सेवा मिला है इस देश के लिए, ठीक है, किसी को बाबू सेवा मिला है पुलिस के रूप में, किसी को सेवा मिला है डॉक्टर के रूप में, किसी को सेवा मिला है इंजीनियर के रूप में, किसी को सेवा मिला है बिजली अभियंता के रूप में, किसी को सेवा मिला है वकील के रूप में, किसी को सेवा मिला है जज के रूप में। जिसको जो सेवा मिला है इस देश में वो अपने इस सेवा का पालन अच्छे से करें, पूरे निष्ठा से करें और धर्म के साथ करें, बिल्कुल भी अधर्म के साथ ना करें। अगर अधर्म के साथ करेगा, अनैतिक रूप से करेगा, तो वो आतंकवादी कहलाएगा, वो पापी कहलाएगा, वो आपराधिक कहलाएगा, वो कभी भी भारतवासी नहीं कहला सकता है, क्योंकि उसके अंदर राष्ट्र के लिए प्रेम है ही नहीं। बात आया समझ में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से राष्ट्रीय एकता और अखंडता से संबंधित जो निबंध है उसे बताने का प्रयास किया है। जितना निबंध है उससे ज़्यादा मैंने आप लोगों को समझाया है, बताया है। मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा बाबू इसमें ज़्यादा बोला हूँ या फिर थोड़ा सा कहीं कहीं पर मैंने बोलने में गड़बड़ भी की है, लेकिन बाबू फिर भी मैंने आप लोगों को अपने आप से बहुत ही ज़्यादा समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोग राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बहुत ही अच्छे से समझ जाएं, बहुत ही आप अच्छे से इससे परिचित हो जाएं। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।